हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो में हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 and 4 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों चैप्टर मिलाकर हमें कितने मार्क्स देने वाले हैं। ये हमें 12 मार्क्स देने वाले हैं। ठीक है भाई, हम अब जो भी रिवीजन करने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम पर्पज से करने जा रहे हैं। इसमें 6 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के और एक क्वेश्चन आएगा हमारा 6 मार्क्स का एंड इट विल गिव अस टोटल 12 मार्क्स। तो विद इंट्रोडक्शन मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस कराऊंगी जो क्वेश्चन पेपर में आने की पॉसिबिलिटी, यानी हम केवल 1 मार्क के क्वेश्चन करेंगे या हम इसमें से जो पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए मैट्रिक्स? हम सबको पता है मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। कुछ डाटा हमें गिवन है, उसका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मान लीजिए ये मैंने लिख दिया। अब हमारे पास, हम तो फास्टेस्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो ये मैं बता दूं आपको कि ये हमारे पास मान लीजिए कि कोई भी नंबर है, ये राम के पास नोटबुक और पेन है, श्याम के पास है, मोहन के पास है, तो ये अरेंजमेंट जो है ये मैट्रिक्स कहलाता है। ये हॉरिजॉन्टल डाटा जो लिखा गया है, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट जो लिखे हैं रो कहलाती हैं, ये वर्टिकल हैं, ये कॉलम कहलाते हैं। और ये इसका जो ऑर्डर होता है वो 2/3 होगा क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, तो मान लीजिए मैंने इसको कैपिटल ए नाम दे दिया, तो ये हमारा 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहीं से सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो निकल के आता है। 2/3 का मतलब ध्यान रखना 2 रो 3 कॉलम। क्वेश्चन से पहले मैं एक और बात आपको जल्दी से बता दूं कि इन एलिमेंट्स को डिनोट किया जाता है। पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो दूसरा एलिमेंट, पहली रो तीसरा एलिमेंट, 2 1 2 2 और 2 3। तो इसी को मैं लिख सकती हूँ AIJ ऑफ ऑर्डर 2/3 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 1 इज लेस देन इक्वल टू I इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू J इज लेस देन इक्वल टू 3। बहुत सारे तरीके हैं मैट्रिक्स को लिखने के। अब हम बात करते हैं ऑर्डर से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। एनसीईआरटी में भी आपका क्वेश्चन है कि अगर किसी मैट्रिक्स में इफ एनी मैट्रिक्स, ध्यान देना, हैज 12 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं तो हाउ मैनी पॉसिबल ऑर्डर्स इट हैव। हमें उसके पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं। 12 एलिमेंट हैं या 12 स्टूडेंट हैं, उन्हें आप कितने तरीके से बिठा सकते हो। हर रो में इक्वल एलिमेंट होना चाहिए। तो एक रो में 12 1/12, 2 रो में 6 6, 3 रो में 4 4 या 4 रो में 3 3, 6 रो में 2 2 और 12 में 1। इतने ऑर्डर पॉसिबल हैं 12 एलिमेंट्स के साथ। यानी करना क्या है, इसका फैक्टराइजेशन कर देना है। तो ये सबसे पहला पॉसिबल क्वेश्चन आपका 1 नंबर में बनता है मैट्रिक्स में कि अगर किसी मैट्रिक्स में 12 की जगह दे दिया 13 एलिमेंट हैं तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो जो भी नंबर यहाँ दे रखा है उसके फैक्टराइजेशन कर दो, 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1, यही पॉसिबल ऑर्डर है। अगर 12 एलिमेंट्स हैं तो ये पॉसिबल ऑर्डर है। क्लियर है आपको? एक क्वेश्चन मैंने ऑर्डर पर बेस्ड आपको बता दिया है। यहीं पर हमारा एक और क्वेश्चन निकल कर आ जाता है मैट्रिक्स को बनाना। अभी हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी आएंगी जिन्हें मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। पहले हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि लगभग हर सेट में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस टाइप का कि आपको कह दिया जाए कि AIJ है I + J का स्क्वायर। मान लो ये मैंने रैंडमली चूज कर लिया I + J का स्क्वायर, और आपको कह दिया जाए कि कंस्ट्रक्ट A 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स। अगर AIJ की वैल्यू ये है तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाओ 1 मार्क में। ठीक है, तो 2/2 ऑर्डर का मतलब 2 रो 2 कॉलम, A11 A12 A21 और A22, 4 एलिमेंट आएंगे। 2/2 का मतलब 4 एलिमेंट आएंगे। वो एलिमेंट बनाने के लिए हमें इसको पकड़ना है।
ठीक है। ये आपने जितना फास्टेस्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हो, वर्बली कर लो तो बहुत बढ़िया है। मैं तो वर्बली अभी कर दूंगी 1 ही मिनट में। 1 1 का मतलब यहाँ 1 रखूंगी, यहाँ 1 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा उनके लिए मैं बता दूं कि ये एलिमेंट बनाने के लिए आपको यहाँ पर i की जगह 1 रखना पड़ेगा, j की जगह 1, तो ये बनेगा 1 + 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। फिर यहाँ आपको i की जगह 1 रखना पड़ेगा, j की जगह 2, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9। फिर ये निकालने के लिए यहाँ 2 रखना पड़ेगा, यहाँ 1, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ 2 और यहाँ 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, और ये आपका 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा। ये आपको किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। i - 2j का मोड आपको दे दिया, aij आपको दे दिया, i + 5j/7 दे दिया। मीन्स पर्टिकुलर एलिमेंट किसी भी फॉर्म में दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर ऑर्डर का आपसे मैट्रिक्स पूछा जाएगा, तो आपने रफ में उस मैट्रिक्स को बना लेना है। 2x2 का है तो ये बनेगा, 2x3 का है तो ऐसा बनेगा, 3x2 का है तो 3 रो 2 कॉलम आ जाएंगे। और उनमें जितने एलिमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए आपको ये यूज़ करना है, i और j के प्लेस पर वैल्यूज़ रखनी है, सिंपल अलजेब्रा लगाना है, एंड यू विल गेट द मैट्रिक्स। आपकी एक्सरसाइज 3.1 इन्हीं पर बेस्ड है। तो 2 क्वेश्चन मैं पहले बता चुकी हूँ, 6 क्वेश्चन एक नंबर के आने हैं। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लॉन्ग क्वेश्चन और इजी है। पूरे 12 नंबर ये आपको दे रहा है, जिनके कटने की कोई गुंजाइश नहीं है अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ती हूँ। अब मैं मैट्रिक्स बता दिया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बहुत जल्दी, क्योंकि टाइप्स पर पॉसिबिलिटी हो जाती है थोड़ी बहुत, क्योंकि 1 नंबर का आप कर रहे हो। तो 1 नंबर में तो रो मैट्रिक्स, सबसे पहले हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स की, जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो हो, कॉलम चाहे कितने भी हो, मान लो 1 2 3 4 5, तो 1 रो है और 5 कॉलम है। क्लियर है, मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि 1/n ऑर्डर का जो भी मैट्रिक्स होगा वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसमें केवल एक रो हो। तो आगे आ जाते हैं भाई हम फटाफट से। कॉलम मैट्रिक्स थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगी मैं, जिसमें केवल एक कॉलम हो, रो चाहे कितनी भी हो। अब इसमें 4 रो हैं, हॉरिजॉन्टल देखना है, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, कॉलम एक ही है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4/1। तो n/1 देखो इन जनरल कैसे लिखोगे, aij ऑफ ऑर्डर 1/n रो मैट्रिक्स है, aij ऑफ ऑर्डर n/1 कॉलम मैट्रिक्स है। रो और कॉलम एक आ जाता है जीरो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज जीरो हो उसे हम बड़े ओ से लिखते हैं, और चाहे उसमें कितनी ही रो हो कितने ही कॉलम हो, सारे के सारे मैट्रिक्स एलिमेंट अगर जीरो है दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाता है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर शब्द कहाँ से आता है? रेक्टेंगल से आता है। रेक्टेंगल का क्या मतलब होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ क्या मतलब है? जिसमें रो और कॉलम की संख्या अलग अलग हो, रो और कॉलम की संख्या मैच नहीं करनी चाहिए। जो शुरू में मैंने आपको दिया था 2/3, 2 रो थी तो 3 कॉलम थे। ठीक है, जो बाद में मैंने 2/2 का बनाया था वो स्क्वायर मैट्रिक्स था, क्योंकि उसमें जितनी रो थी उतने ही कॉलम थे। तो इसमें कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है कि m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इट इज कॉल्ड, बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बता रही हूं अब मैं, कि aij m/n इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ आपको दे दिए 4 ऑप्शन, mn के बराबर है, mn के बराबर नहीं है, ठीक है, और नन ऑफ दीज दे दिया, और चौथा कोई भी ऑप्शन दे दिया, मान लो m5 दे दिया आपको, ऐसे करके दे दिया। तो यहाँ बिल्कुल साफ है कि जब mn के बराबर नहीं होगा तभी ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। m का मतलब नंबर ऑफ रो, n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, 2 रो हैं तो 3 कॉलम है, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है भाई, अब इससे आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, जो डिटर्मिनेंट में भी काम आता है हमारे, दैट इज कॉल्ड स्क्वेयर मैट्रिक्स। स्क्वेयर का मतलब क्या होता है? एक वर्ग का मतलब क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। तो जिसमें रो और कॉलम की
संख्या बराबर हो, दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान देना है, ए आई जे एन बाय एन ऑर्डर, एक रो है तो एक कॉलम है। मान लीजिए मैंने ले लिया ये मैट्रिक्स 1 बाय 1 ऑर्डर का है, दूसरा मैट्रिक्स ले लिया मैंने बी 1 2 3 4 2 बाय 2 ऑर्डर का है, सी ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा जल्दी करा रही हूँ पर ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं जो आपको समझ में ना आए। तो ये सब हमारे स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर A इज इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब एम एन के बराबर होगा। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको, जो घुमा फिरा कर आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये अपना मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब एम एन के बराबर होगा, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब एम एन के इक्वल नहीं होगा। एक एक नंबर पे, एक छोटी छोटी बात पे आपने फोकस करना है। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पेपर को सेट कर सकता है भाई, थोड़ा वो आप 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो आपसे बेसिक पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आ गया। अभी एक बात और मुझे कुछ ध्यान आ रही थी, हाँ, कि जब भी आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखो तो उसको जनरली ऐसे लिखा जाता है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 लिख दिया, ओनली 3 बाय 3 नहीं लिखा, क्योंकि अंडरस्टूड है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर है तो 3 रो है तो 3 कॉलम आएंगे, तो इनको जनरली इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर है, समझ आ रही है मेरी बात? जो पॉसिबल क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं यहाँ पर बताती जा रही हूँ, आपने इनको नोट कर लेना है। ये आए हुए हैं लास्ट ईयर, मतलब काफ़ी पहले, मतलब क्वेश्चन पेपर्स में प्रीवियस ईयर के देखोगे तो आप। चलें भाई, अब हम आगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की अलग अलग टाइप्स हैं जो आपके काम आने वाली हैं। फर्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर नहीं, पहले आना चाहिए था आपका यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ आना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स, पहले आएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ये सब डेफिनेशन जो अब मैं करा रही हूँ वो स्क्वायर मैट्रिक्स पर चलेंगी। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट तो नॉन जीरो हो और अदर एलिमेंट्स जीरो हो। इससे पहले भी मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर ये कोई मैट्रिक्स इन जनरल है 1 1 1 2 1 3, मैं 3 बाय 3 ऑर्डर का लेके आपको समझा रही हूँ, 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, तो जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल होता है विकर्ण, तो ये होता है। इसकी क्वालिटी क्या होती है कि 1 1 होता है, 2 2 होता है और 3 3 होता है। तो इसे हम ए आई जे लिखेंगे जब आई जे के बराबर है, आई जे के बराबर है। और इन एलिमेंट्स को देखोगे तो यहाँ 3 और 2 है तो आई जे के बराबर नहीं है, तो इन्हें लिखा जाता है ए आई जे जब आई जे के बराबर नहीं है। तो ये नोटेशन आपने अब से ध्यान रखनी है। आई इज इक्वल टू जे की बात करें तो हम डायगोनल की बात कर रहे हैं, आई इज नॉट इक्वल टू जे की बात करें तो हम नॉन डायगोनल की बात कर रहे हैं। तो अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, नहीं डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, जिसका डायगोनल नॉन जीरो हो। 1 2 3, मैं इन पर्टिकुलर 3 बाय 3 ऑर्डर लेके आपको समझा रही हूँ। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स तो नॉन जीरो हो, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिख के दिखाऊं आपको कि ए अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है ए आई जे, तो वो डायगोनल कब होगा कि जब आई जे के बराबर नहीं है और ए आई जे नॉन जीरो है। ध्यान देना, ए आई जे नॉन जीरो है कब, जब आई जे के बराबर है। उल्टा बोल गई मैं, जब आई जे के बराबर है। आई जे के बराबर है का मतलब डायगोनल एलिमेंट है, तो वो डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हैं। और जब आई जे के बराबर नहीं है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे जीरो हों। तो इस तरह का मैट्रिक्स हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है कि भाई डायगोनल दिख रहा है और कुछ है ही नहीं, तो ये तो हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर डायगोनल का ही एक पार्ट होता है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हों, कुछ भी हों, के हों,
कोई भी नंबर k हो तो वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसको कैसे लिखोगे? ऐसे लिख लिया, मान लो a ही लिखो, हाँ a ही लिखो, तो इसमें हम लिखेंगे aij k के बराबर है जब i j के बराबर है, और aij 0 के बराबर है जब i j के बराबर नहीं है। ध्यान देना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो स्केलर मैट्रिक्स है ये डायगोनल भी है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं है क्योंकि ये सारे बराबर नहीं हैं। क्लियर है? इसके बाद हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स आ जाता है। वैसे तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बोलते हैं, लेकिन आपके इसमें यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। जब सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाते हैं तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इनको ऐसे आई से लिखा जाता है, आई से लिखा जाता है। 1 ऑर्डर का है, एक ही एलिमेंट आएगा। 2 ऑर्डर का है तो उसमें ये 2 एलिमेंट आएंगे, और ये 3 ऑर्डर का है तो i3 हो जाएगा। तो इसकी क्या खासियत होती है? आइडेंटिटी यहाँ लिख देती हूँ मैं। इसमें क्या होगा कि aij 1 होगा अगर i j के बराबर है, और aij 0 होगा अगर i j के बराबर नहीं है। अब इन्हीं में अपने आप में क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। क्या क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं वो आप ध्यान से देखेंगे। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर, उल्टा चलते हैं, बल्कि एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये स्केलर भी है, डायगोनल भी है। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल भी है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स ना तो स्केलर होता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर बाई चांस आ जाता है तो आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना, इस ऑर्डर में चलना है। ये भी होता है और ये भी होता है, ये अपने से ऊपर वाला भी होता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं। हाँ, ये स्क्वायर होता है, ये अपने से ऊपर वाला होता है, बस स्क्वायर होता है। तो ये यहाँ तक मैंने आपको कुछ बताए हैं, कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं बेटा ये चारों इक्वल मैट्रिसेस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जल्दी से देख लेते हैं, कुछ बातें मैं वर्बल बताऊंगी, बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है वरना। 2 मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है कि 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर ऑर्डर आर सेम। क्लियर है? अब इस पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए हमें कह दिया गया x y z w इज इक्वल टू 1 2 3 4, देन फाइंड x y z एंड w। तो x 1 हो जाएगा, y 2 हो जाएगा, z 3 हो जाएगा और w 4। इसी में एक क्वेश्चन आ जाता है 2x 3 4 5y इज इक्वल टू 4 3 4 10। x और y की वैल्यू निकालें तो इसका कंपैरिजन इससे करना है। 2x इज इक्वल टू 4, 2 को राइट में ले जाके डिवाइड कर दो, x2। इसका कंपैरिजन इससे करना है, मान लो यहाँ -10 है तो 5y इज इक्वल टू -10, तो y आ जाएगा -2। इसी में एक टाइप का क्वेश्चन और आ जाता है कि a + b 3 0 a - b, ध्यान देना, इज इक्वल टू 4 3 0 और भैया 6 ले लो, इवन ले लो, आसानी हो जाएगी। अब इसका कंपैरिजन इससे करना है, इधर कर रही हूँ मैं, तो a + b हो गया 4, और इसका कंपैरिजन इससे करना है तो a - b हो गया 6। a - b की वैल्यूज तो नहीं आई, क्या करें? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, सॉल्व कर दो, b से b कैंसिल, 2a 10 आ गया और a कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, b कितना आ जाएगा? -1। तो ये इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी किए हुए हैं, आप वहाँ से भी उनको देख सकते हो। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अब है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इसमें भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगा व्हेन ऑर्डर्स आर सेम। ठीक है, दोनों बातें जो मैं ये करा रही हूँ ये तभी पॉसिबल हैं जब मैट्रिसेस
के ऑर्डर सेम होते हैं। अब ए मैट्रिक्स में हमने बी मैट्रिक्स जोड़ना है। ए है 1 2 3 4, बी है -5 3 0 -1, तो ये भी 2/2 ऑर्डर का, ये भी 2/2, तभी आप इन्हें ऐड कर सकते हो, तभी आप इन्हें माइनस कर सकते हो। तो a प्लस बी का मतलब है 1 2 3 4 पहले लिखा a की जगह, प्लस -5 3 0 -1, इसमें इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस -5, सिर्फ पहले मैं समझा रही हूँ, बाकी आप इससे भी जल्दी कर सकते हो। ये हो जाएगा 3 + 0 और 4 -1, -4 5 3 और 3। ये आप पे डिपेंड करता है आपका अलजेब्रा कितना तेज है। यहाँ अगर माइनस का साइन हो जाएगा तो आप यहाँ माइनस लगाओगे, ये अंदर सब कुछ चेंज होके अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रही मैं, स्केलर से मल्टीप्लाई करना। किसको? मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। मान लो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स के एक एक एलिमेंट को 2 से करना, हर एक को। इसको भी करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। इसी को मैंने 1/2a करना है, तो हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देना है। 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना। जो सॉल्व हो उसको सॉल्व कर दो, वरना छोड़ दो। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि a प्लस b प्लस a के इक्वल होता है। प्रॉपर्टीज बता रही हूँ मैं। a में 0 मैट्रिक्स जोड़ो या 0 में a मैट्रिक्स जोड़ो, a आता है। एडिशन, ये कम्यूटेटिविटी कहलाती है। एडिशन एसोसिएटिव भी होता है। किसी कांस्टेंट से a जमा b को मल्टीप्लाई करें तो ये अलग अलग भी कर सकते हैं। ka प्लस kb, k1 और k2 दो कांस्टेंट हैं, उन्हें पहले जोड़ें और a से मल्टीप्लाई करें, या k1 को a से मल्टीप्लाई करें, k2 को a से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और -a का मतलब है किसी भी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करना, और किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसका नेगेटिव जोड़ दें तो वो 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। क्लियर है? अब इन पर बेस्ड एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ उठा रही हूँ ताकि आपको ध्यान आ जाए कि इन प्रॉपर्टीज से हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज ये हमें क्वेश्चन गिवन है 2x + y, 2x + y इज इक्वल टू 1 0 -3 2, और आपको दे दिया x और y मैट्रिक्स है। मैंने शुरू में बता दिया कैपिटल लेटर में आपने लिखना है, तो इट इज 3 4 -1 और 2। x की वैल्यू निकालनी है तो y गायब करना पड़ेगा, y की निकालनी है तो x गायब करना पड़ेगा। जनरली एक की ही वैल्यू पूछेंगे इस टाइप में, दोनों की भी पूछ सकते हैं। अब मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं, लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड होएगी, 2x जमा y में 2x घटा y, तो y से y कट जाएगा और ये दोनों बन जाएंगे 4x, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अभी दिखाया है मैंने एडिशन। 1 में 3 ऐड होएगा 4, 0 में 4 ऐड होएगा 4, -3 -1 -4 और 2 2 4, 4 इधर जाएगा तो यहाँ 4 नहीं लिखना है, ऐसे करके 4 नहीं लिख देना है। ये 4 यहाँ से उठकर जब राइट में जाएगा तो यहाँ 1/4 बन जाएगा। हर एलिमेंट 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 1 -1 1 आ जाएगा। ऐसे ही आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने बताने की कोशिश की है जो इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो कोई मैथ की टेबल नहीं है कि मल्टीप्लाई कर दें। एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि अगर हमें a को b से मल्टीप्लाई करना है तो a में नंबर ऑफ कॉलम और b में नंबर ऑफ रो बराबर होने चाहिए। यानी कि अगर a का ऑर्डर m/n है और b का ऑर्डर p/q है तो n और p बराबर होने चाहिए। ये एक नंबर का आपका क्वेश्चन बन भी जाता है। आप एनसीईआरटी का तो मैं बार बार कह रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं, चाहे आपको रटना पड़ जाए, समझ ना आए तो उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन, क्योंकि 40 क्वेश्चन आर मोर देन इनफ, बहुत हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो 40 में आप बहुत कुछ स्कोर कर सकते हो। तो m/n इंटू p/q हुआ तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर a का ऑर्डर 2/3 है तो b का ऑर्डर 3 से शुरू होना चाहिए, चाहे 3/4 हो, चाहे 3/2 हो, चाहे 3/1 हो, यानी ये चीज इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ
ऑफ कॉलम्स इन ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, तभी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज यू कैन नॉट मल्टीप्लाई एनी टू मैट्रिसेस। अब हम एक प्रोडक्ट का जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर है 2 by 2, तो बी का ऑर्डर 2 रो से स्टार्ट होना चाहिए। मान लो ये ले 0 1 5 और भैया -1 2 और ये ले लिया मैंने 3, तो इसका ऑर्डर है 2 by 3 और मैंने ए बी निकालना है। तो पहले मैं यहाँ ए लिखूंगी 1 2 3 4, फिर मैं बी लिखूंगी। अब आपको एक बात बता दूं, हमें पहले ही पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ लिख के देख लिया करो, ए का ऑर्डर है 2 by 2, बी का ऑर्डर है 2 by 3, तो ये बीच का गायब कर दो, तो ए बी का ऑर्डर आएगा 2 by 3, यानी 2 रो और 3 कॉलम आने वाले हैं। कैसे करेंगे? इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ठीक है भाई, ध्यान देना। तो 1 को 0 से करेंगे 0, प्लस 2 को -1 से करेंगे -2, A11 आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, एक एलिमेंट आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 जमा 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 को 5 से करेंगे, 2 को 3 से करेंगे, हो गया। फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 को 0 से करेंगे 0 -4, 3 को 1 से करेंगे 3 + 8 15 + 12। इसको सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आए -2 -4 5 11 8 और 27, ये ए बी आ गया। अब आपसे कहते बी ए निकालो, भाई गुणा में तो हम कर लेते हैं, 3 × 4 12 होता है, 4 × 3 भी 12 होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जो बी का ऑर्डर है वो 2 by 3 है, ए का ऑर्डर है वो 2 by 2 है, ये बराबर नहीं है, तो बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पहली बात, अगर बी ए एग्जिस्ट भी कर गया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ए बी ए के बराबर आए। ये है मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी मैं बता देती हूँ, अगर ए बी और सी 3 मैट्रिक्स हैं और ये प्रोडक्ट अगर एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो एसोसिएटिव होगी। मल्टीप्लिकेशन अगर एग्जिस्ट करती है तो एसोसिएटिव होगी, और a × b + c अगर इनके ऑर्डर सेम हैं तो ये ab + ac होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाता है, और ये एसोसिएटिविटी कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये तो 6 नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो छोटे क्वेश्चन आएंगे या सीधा 6 नंबर का, लेकिन इनवर्स फाइंड करते टाइम इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है 6 मार्क्स में। तो उसके लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, मल्टीप्लिकेशन से ही रिलेटेड है। ए आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया और आपको कह दिया a² - 5a + 6i निकालो। कई बार कह देंगे a³ - 5a² + 4a + 6i निकालो, तो इसके लिए आपने यहाँ पर वैल्यू रखने की बजाय पहले अलग से a² निकाल लेना है। अब कई बच्चे a² में कंफ्यूज हो जाते हैं। a² का मतलब बेटा जी a × a है, यानी a मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसी के एलिमेंट्स का स्क्वायर कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे 1, + 2 को 0 से करेंगे 0, ये बनेगा 1 + 0, ये बनेगा 1 2 = 2 + 6, ये बनेगा 0 और ये बनेगा 0 + 9, तो a² आपका आ गया 1809 हो गया। अब आपने इस मैट्रिक्स को पकड़ना है, a² - 5a + 6i, ठीक है। a² की जगह आपने रखना है 1089, -5 रखना है, a के साथ आपने रखना है 1203, और i उसी ऑर्डर का लेना है जिस ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है। बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, इसको मल्टीप्लाई करना, इसको करना, आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना। ये हमें इनवर्स निकालने में कई बार 6 नंबर में आ जाता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। अगला टॉपिक है अब हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दें। ए एक मैट्रिक्स है aij m/n ऑर्डर का, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो कोई और मैट्रिक्स हो जाएगा जिसका ऑर्डर n/m हो जाएगा। तो ए है 1 2 3 4 5 6,
ए के ट्रांसपोज को ए डैश से भी लिखा जाता है और ए ट्रांसपोज से भी लिखा जाता है, और इसका मतलब होता है कि इस मैट्रिक्स पर टी का निशान लगा दिया या डैश लगा दिया, इसकी रो कॉलम बन गई और कॉलम जो है वो रो बन गए। ये 2/3 ऑर्डर का था, 3/2 ऑर्डर का हो जाता है। ये आ गया ए का ट्रांसपोज। फिर कर दो ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो वही मैट्रिक्स फिर से आ जाएगा। तो एक तो ट्रांसपोज की ये प्रॉपर्टी होती है कि ए डैश का डैश ए के इक्वल होता है। के इंटू ए का ट्रांसपोज करना है तो के बाहर आ जाएगा, केवल हमारा जो रह जाता है वो ए का ट्रांसपोज रह जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी आती है ए प्लस बी डैश होता है ए डैश प्लस बी डैश। चौथी प्रॉपर्टी में ध्यान देना है, अगर हम ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, बी डैश ए डैश हो जाता है। तो ये हमारी ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने बता दी हैं। इन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो बहुत इजी लेवल के होंगे, तो वो एक एक नंबर में आ भी जाएँ तो ये वेरिफिकेशन होंगी, आप कर सकते हो। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन पर 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो खुद बन जाए तो वो मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर आपने मेरा पहला चैप्टर का लेक्चर ध्यान से देखा हो तो वहाँ सिमेट्रिक रिलेशन आया था, उल्टा पुल्टी एक समान, मैंने बोला था हर तरफ से एक जैसा। तो जो मैट्रिक्स हर तरफ से एक जैसा है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। कैसे? मान लीजिए ए ले लिया मैंने 1 1 1 1 2 1 3 4 और 4, ठीक है भाई। इसका कर दो ट्रांसपोज तो ये 1 4 ऐसे आ जाएगा और ये 4 3 ऐसे आ जाएगा, और आप देखो तो ये दोनों तो सेम है, यानी ए का ट्रांसपोज वो खुद आ गया। आप इसको 3/3 ऑर्डर में भी बदल सकते हो, जल्दी से देखेंगे। 1 2 3 5 6 5 6, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 3/3 का, इसका ले लिया मैंने ट्रांसपोज, यानी ये रो ऐसे आ गई, ध्यान देना, ये रो ऐसे आ गई और ये रो ऐसे आ गई। क्या दोनों में कोई फर्क नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको किधर भी बदल लो वो वैसा ही रहेगा, लेकिन ऐसे ही नहीं बन गया। इसमें एक खासियत है। क्या खासियत है? देखो ये एलिमेंट इसके बराबर है, बहुत ध्यान से देखना, A12 A21 के बराबर है, A13 A31 के बराबर है, और A21 A23 A32 के बराबर है, A23 A32 के बराबर है। तब जाके ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हुआ है, क्योंकि जब हमने इसको पलटा तो यही एलिमेंट यहाँ था, यही यहाँ था, तो पलटने से कोई फर्क पड़ा ही नहीं। ये यहाँ था, ये यहाँ था, ये यहाँ था, ये यहाँ था, तो पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए ऐसा हुआ। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि A इज इक्वल टू AIJ और n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक कब होगा? अगर ध्यान देना है, अगर AIJ AJI के इक्वल हो। कब? जब I और J बराबर नहीं है। I और J बराबर नहीं है, ith रो का jth एलिमेंट और jth रो का ith एलिमेंट बराबर हो तो वो मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ये एलिमेंट्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं, नॉन जीरो, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ये हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान होती है। ये खास तौर पर आपने इसको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ती हूं मैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और उसी का नेगेटिव आ जाए, उसी का नेगेटिव मैं यहीं पर समझाना चाहूँगी इसको भी। ये देखिए 0 1 -3 -1 0 5 3 -5 0, बहुत ध्यान से देखना, इसको नोट कर लो, ये सिमेट्रिक है। यहाँ आ जाओ, ए का ट्रांसपोज, मैं बीच में ये आ गया कोई बात नहीं, अब ध्यान दो, ट्रांसपोज कर रही हूँ, ये रो है, कॉलम बन गई 0 1 -3, ये रो है, कॉलम बन गई, ये रो है, कॉलम बन गई। इस पूरे में से मैं -1 बाहर ले लूँ, -1 जैसे ही मैंने बाहर लिया या -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 0, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का था -0 और ये प्लस, और ये हो गया 3 -5 और 0।
ये जो मैट्रिक्स है ये वही मैट्रिक्स है, तो ये हो गया -A। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसका नेगेटिव हो जाए तो वो कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही आ जाए तो वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें भी अब एक क्वालिटी है, ध्यान दो, सारे तो डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, सारे तो डायगोनल एलिमेंट कब होते हैं? जब i j के बराबर हो, तो a i j कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और जब i j के बराबर नहीं है, यहाँ से a i j लेते हैं हम वैसे तो a i j a j i का नेगेटिव होना चाहिए, ऐसे आता है यहाँ पर -a j i। ध्यान देना, 1 का नेगेटिव -1 है, 3 का नेगेटिव -3 है, 5 का -5 है। तभी तो जैसे ही हमने इनको पलटा तो माइनस बाहर लिया तो वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया। ये 0 होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो ये तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है और ये सिमेट्रिक की, ठीक है। अब इसमें 1 नंबर में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपको कोई मैट्रिक्स देकर पूछ लेंगे, ध्यान से सुने मेरी बात को, कि अगर कोई मैट्रिक्स देकर पूछ लेंगे कि वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट, सिमेट्रिक है या नहीं, आपने उसका ट्रांसपोज लेना है। अगर उसी के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक है, वरना नहीं है। अगर ट्रांसपोज नेगेटिव के बराबर आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक है, वरना नहीं है। ऐसे इनफाइनाइट मैट्रिक्स होते हैं जो ना सिमेट्रिक होते हैं ना स्क्यू सिमेट्रिक। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया तो वो हर मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होगा। अब इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन कहाँ आ जाता है वो भी हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या कह दिया जाता है कि A दे दिया 1 2 3 4 और A को तोड़ना है ऐसे 2 मैट्रिक्स में जो एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो ये मैं पहले भी इसको समझा चुकी हूँ अच्छे से। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि कोई भी मैट्रिक्स है, चाहे वो सिमेट्रिक है या नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, लेकिन अगर उसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़ोगे, ध्यान देना मेरी बात पर, A में A का ट्रांसपोज जोड़ो तो ये कितना आया? 2 5 5 8। तो ये 100% सिमेट्रिक होगा, ये 100% सिमेट्रिक होगा, क्योंकि A प्लस A ट्रांसपोज करोगे तो A ट्रांसपोज प्लस A के इक्वल आ जाना है, तो ये सिमेट्रिक होगा। अगर किसी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज घटाओगे तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब हम A को लिख सकते हैं हाफ ऑफ A प्लस A डैश प्लस हाफ ऑफ A माइनस A डैश। ये पार्ट सिमेट्रिक हो जाएगा, ये पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक, दैट इज इक्वल टू P प्लस Q। तो इस तरह का क्वेश्चन 3x3 में आपसे पूछा जा सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज 3.3 का जो 10th क्वेश्चन है वो आपसे 6 मार्क्स में पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपने इनके सारे करने हैं। मैट्रिसेस का हमारा लास्ट टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स एंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। भाई देखो, मैं कुछ कह नहीं सकती है 6 नंबर में आ भी जाए और ना भी आए, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड सेट का पता नहीं होता। वैसे पॉसिबिलिटी है डिटर्मिनेंट से या इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से 6 नंबर का आने की। फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, उसी ऑर्डर का कोई दूसरा मैट्रिक्स B है, इस तरह से कि A की B से प्रोडक्ट करें और B की A से प्रोडक्ट करें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो B A का क्या कहलाता है? इनवर्स कहलाता है, ठीक है। उस इनवर्स को हम आगे भी निकालेंगे एडजॉइंट A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A करके, लेकिन यहाँ हम निकालेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया गया है 1 2 2 -1, इसका आपने क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये देखो, हम A को लिख सकते हैं IA करके हम इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा I को A से गुणा करूं तो, ठीक है। अब इसमें क्या करो कि इधर तो आप लिखो A की वैल्यू 1 2 2 -1 और I की जगह लिखो 1 0 0 1 और इस A को नहीं लिखना है, एज इट इज छोड़ देना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? 3 तरह के ऑपरेशन होते हैं। किसी भी मैट्रिक्स की रोज को इंटरचेंज कर दें या कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें। किसी एक रो को किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, R1 को K से मल्टीप्लाई कर दिया और R1 में K टाइम्स ऑफ R2 हमने जोड़ दिया। सेम ऑपरेशन हम कॉलम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से मैट्रिक्स पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। बड़ी डीप थ्योरम वगैरह है, उनको आपने
आपने यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है, आपने सिर्फ इस रिजल्ट को समझना है। अब अगर मैं इस पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बना दूं, ध्यान देना दोनों तरफ लगेंगी ऑपरेशन, इस पे भी लगेगा इस पे भी, ये आइडेंटिटी बन जाएगा, ये कोई मैट्रिक्स बन जाएगा BA, तो ये A का इन्वर्स आ जाएगा। मैंने ये पूरा अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वहाँ से देख भी लेना। तो इसको आइडेंटिटी बनाना है तो 1 0 0 1 बनाना है, तो 1 तो ऑलरेडी है, अब यहाँ 0 बनाना है। आपने करना भी ऐसे ही है, पहले इसको 1 बनाना है। मैं ट्रिक बता रही हूँ जो जल्दी सवाल होगा, गलती नहीं होगी, कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए 3 by 3 में आ गया तो सबसे पहले 1 1 इस एलिमेंट को 1 बनाना, इसके नीचे वालों को 0, फिर 2 2 को 1 बनाना, इसके ऊपर नीचे वालों को 0 बनाना, और 3 3 को 1 बनाना और उसके ऊपर वालों को 0 बना देना। ये ऑलरेडी 1 है। अब मैं यहाँ क्या करने जा रही हूँ, R2 - 2R1, ध्यान देना फर्स्ट रो को तो छेड़ा ही नहीं है, इसको 2 से गुणा करके यहाँ घटाया तो 0 आ गया, इसको 2 से गुणा करा 4, -1 - 4 ये आ गया -5, इसको छेड़ा नहीं है, इसको 2 से गुणा करके यहाँ घटाया -2 और ये 1 ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ गुणा करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए तो दोनों साइड हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो R2 को मैं -1/5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ध्यान देना ये हो जाएगा 1 2 0 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा, पहली रो तो एज इट इज रहेगी, इसे -1/5 से कर रही हूँ तो ये हो गया 2/5 और ये हो गया -1/5A। अब इसको 0 बनाना है, अब क्या कर दो, अब R1 को ऑपरेट करो -2R1, इसको 2 से गुणा करो, इसमें घटा दो तो 1, इसको 2 से गुणा करो, यहाँ घटेगा 0 0 1 आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत ध्यान से करना है, इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटाना है, तो ये 1 है, 2 से गुणा किया 4/5, 5 1 5 -4, ये हो गया 1/5। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाना है तो ये आ जाएगा 2/5, ये आ गया 2/5 और ये -1/5A। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको B नाम दे दिया A, तो ये B हमारा A का इन्वर्स आएगा, ये हमारा A इन्वर्स आएगा। सेम आप 3 by 3 के लिए कर सकते हो। मेरा मैट्रिसेस का जो एक प्लेलिस्ट है उसमें आप देख लेना, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि 1 घंटे के लेक्चर में मैं ये पूरा डिटेल में आपको कराऊं। तो ये कंप्लीट मैट्रिक्स था। इसमें से वैसे तो आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे बेसिकली डिटर्मिनेंट में से ही आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है जो कि किसी मैट्रिक्स को एसोसिएट करता है, उस मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है, और ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होल्ड करता है। अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n by n, तो जो इसका डिटर्मिनेंट है वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ध्यान देना है, मॉडुलस टाइप में इसका हमारा साइन हो जाता है। तो फटाफट से मैं लेके चलती हूँ, 3 ही ऑर्डर तक हम चलेंगे। अगर A कोई 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो ये होगा, और ये क्या है 2 का मॉडुलस, मॉडुलस मतलब 2 आ जाएगा। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, मॉडुलस नहीं आएगा। मान लो ये -2 होता तो इसकी वैल्यू -2 आ जाती। तो ये तो है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 by 1। और अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2 की। अगर A कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो जब हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इतना बड़ा ना लिखकर हम ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A। फिर हम क्या करते हैं कि इन चारों एलिमेंट्स को इस साइन के अंदर रखते हैं, और इसे कैसे इवेल्युएट किया जाता है इसकी बड़ी डिटेल वो है। जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो वहाँ से निकल कर ये कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर आपको डिटेल कभी देखनी हो तो वो बाद में फुर्सत में देखिएगा, अब तो आप एग्जाम के लिए तैयारी करें। तो इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम कि इसको तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, प्रिंसिपल डायगोनल की प्रोडक्ट माइनस सेकंड डायगोनल की प्रोडक्ट जो कि आ गई -2। तो -2 इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, -2 वो नंबर है जो इस मैट्रिक्स को एसोसिएट करता है, इसको कॉरस्पॉन्ड करता है। क्लियर है? तो ये 1 by 1 और 2 by 2 का तो बहुत आसान है। इस 2 by 2 पर एक क्वेश्चन अब यहाँ पर आ जाता है जो मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि क्वेश्चन पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। मान लो 2 4, हम स्टेटमेंट देख लें एक बार, 2 4 5 1 का डिटर्मिनेंट ध्यान देना है इज इक्वल टू 2x
4 6x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ गलती कर जाते हैं बच्चे, इसको मैट्रिक्स समझ जाते हैं। मैट्रिक्स का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, मान लो ये है 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 5y, तो x 4 हो जाएगा, y 1 हो जाएगा, लेकिन ये डिटर्मिनेंट है तो ऐसे कंपैरिजन नहीं करना, पहले इसको खोलना है, एक्सपेंड करना है। तो ये बन गया 2 1 जा 2 माइनस 4 5 जा 20, और ये बन गया इन दोनों की प्रोडक्ट यानी कि 2x स्क्वायर माइनस का 24, ये हो गया माइनस 18। ठीक है, 24 को इधर ले आओ, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 24 में से 18 गए 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 नीचे आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3। तो ये डिफरेंस यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। आंसर देख लेना, अकॉर्डिंग टू मी मेरे ख्याल से ये ठीक है। तो जो भी आपका ऑप्शन है वहाँ से आप इसको चेक कर लेना। तो 2/2 ऑर्डर पे इस टाइप का डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज़रूर आता है। आगे बढ़ती हूँ भाई, अब मैं 1 मार्क का, अब मैं बात कर रही हूँ 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की, जो कि मेन है हमारा। उससे पहले, उसको एक्सपेंड करने से पहले मैं आपको बताऊँगी कोफैक्टर। ठीक है, तो ये ए कोई हम एग्जांपल लेंगे, सब कुछ हम एग्जांपल से करके चलते हैं। मान लो ये ले लिया मैंने 2 0 3 1 4 -1, और भैया यहाँ ले लिया माइनस का 3 और 5, और यहाँ पर ले लेती हूँ मैं माइनस का 2। ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व करना है। उससे पहले हम 2 चीज़ें सीखेंगे जो बीच में आएंगी, तो पूरा चैप्टर में इकट्ठा ही कवर कर रही हूँ। माइनर एंड कोफैक्टर, ये दोनों ही शब्द एलिमेंट पर डिपेंड करते हैं। इसमें नो एलिमेंट है तो इसके नो माइनर बनेंगे, नो एलिमेंट है तो नो कोफैक्टर बनेंगे। मैं एक एक निकाल कर आपको दिखाऊंगी, एक एक मतलब ओनली 1 1। इस एलिमेंट का नाम है A11, ध्यान देना मेरी बात पर। तो इसका माइनर अगर मैं निकालती हूँ, माइनर ऑफ A11, A11 का मतलब है कौन सा एलिमेंट है, ये 2। इस एक एलिमेंट से रिलेटेड एक माइनर है, नो एलिमेंट से रिलेटेड नो माइनर आएंगे, तो हम इसको लिखेंगे M11। और इसका क्या मतलब है, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस रो को और कॉलम को भूल जाओ, और जो बाकी एलिमेंट बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। 2/2 अभी सीख लिया, -8 और माइनस माइनस प्लस 5, ये हो गया -3। ऐसे ही आप इसका माइनर निकालोगे, ये आएगा, इसका माइनर निकालोगे, ऐसे नो माइनर निकलेंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर की, ऐसे ही नो कोफैक्टर निकलेंगे। कोफैक्टर को C से नहीं लिखा जाता, कैपिटल A से लिखा जाता है, A11 करके। ठीक है, A11 करके। उसमें क्या आता है, ध्यान देना, -1 की पावर 1 + 1 के साथ माइनर आ जाता है। यानी कि जब मैंने इसका कोफैक्टर निकालना है तो ये कौन से नंबर पर है, पहली रो का पहला एलिमेंट है, A11 है, तो -1 की पावर 1 + 1, ये रो और ये कॉलम गायब, 4 - 1 5 - 2, और ये वैल्यू तो माइनर ही है। ठीक है ना, तो -1 की पावर 2, तो प्लस का 1 और माइनस का 3, तो ये आ जाएगा -3। तो ऐसे नो कोफैक्टर निकलते हैं और नो माइनर निकलते हैं, और इन कोफैक्टर की हेल्प से ही हम इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ 3/3 का एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करके दिखा रही हूँ, साथ साथ 2 1 -3 है, ये ध्यान कर लेना। यहाँ पर 2 1 -3 मैं सीधा इसको डिटर्मिनेंट ही बना देती हूँ, ये बन गया। अब एक बात का ध्यान रखेंगे कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमें इसे एक्सपेंड करना पड़ता है, और वो एक्सपेंशन किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही करनी है। 3 रो है, 3 कॉलम है, आप किसी से भी एक्सपेंड कर दो, यू विल गेट ए यूनिक आंसर। एक डिटर्मिनेंट की एक ही वैल्यू होती है। तो इसको मैंने कह दिया कि आई एम एक्सपेंडिंग दिस बाय R1। R1 का मतलब मैं पहली रो से एक्सपेंड कर रही हूँ, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, बड़े ध्यान से आपने देखना है। सबसे पहले मैं ये एलिमेंट लिखूंगी 2, और फिर मैं इसका कोफैक्टर लिखूंगी, यानी ये रो गई, ये कॉलम गया, -1 की पावर 1 + 1, एक ही उसमें मैं काफ़ी रिजल्ट बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये आ गया 4 - 1 5 - 2, ध्यान देना। फिर मैंने दूसरा एलिमेंट प्लस लिया है, ध्यान देना, 0 लिया,
जीरो हटा दो, जीरो से जीरो बन जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पर भी 1 ले लिया, तो मैंने यहाँ ले लिया 1, ध्यान देना। फिर ये कौन सा एलिमेंट है, पहली रो का दूसरा एलिमेंट है, तो यहाँ -1 की पावर 1 जमा 2, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 1 -1 -3 -2। ठीक है भाई, आगे बढ़ूँ मैं, पहली रो का तीसरा एलिमेंट लिखो, -1 की पावर 1 + 3, ये रो और कॉलम गया, डिटर्मिनेंट आ गया 1 4 -3 और 5 हमारा आ जाता है। जब हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब जो रिजल्ट मैं यहाँ बताने जा रही हूँ पहले उसको पकड़ना है। 2 कौन सा एलिमेंट है, पहली रो का पहला एलिमेंट है, और इस वैल्यू को अगर आप ध्यान दो तो ये इसका कोफैक्टर है, प्लस ये कौन सा एलिमेंट है, ये A12 है और ये इसका कोफैक्टर है। ये कौन सा एलिमेंट है, ये A13 है और ये वैल्यू इसका कोफैक्टर है। ये डिटर्मिनेंट से रिलेटेड 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किसी रो के हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट आएगा, या किसी कॉलम के हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट आएगा। लेकिन अगर किसी रो को, किसी एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 को 2 2 से कर दिया, 1 3 को 2 3 से, तो वो 0 आ जाएगा, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं आएगी। तो ये डिटर्मिनेंट को कई बार 1 मार्क में ये पूछ लिया जाता है, तो आपने ध्यान रखना है। बाकी आगे सारा सॉल्यूशन है, आप अपने आप कर लेना। 2 है, ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, इसको सोल्व करोगे तो -8 जमा 5, ये घटा का बनेगा, घटा जमा घटा, फुर्सत में सोल्व कर लेना, -2 -3 और +3 × 5 + 12। इसको सोल्व करके जो भी आंसर आएगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा 3/3 में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ये रिजल्ट बताया है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना बताया है। अब मैं यहाँ साथ में एक बात और बता रही हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए। कई चीज़ें मैं बीच में ही मिक्स कर रही हूँ क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है ये वाला चैप्टर। एडजॉइंट ए एक नई टर्म आ जाती है, लेकिन हम क्योंकि कोफैक्टर कर चुके हैं। ए कोई मैट्रिक्स है भाई, अब मैंने फिर इसको मैट्रिक्स बना दिया है, ध्यान देना, मैंने इसको फिर मैट्रिक्स बना दिया है। इसके एक एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 का कोफैक्टर निकालो और उसका कर दो ट्रांसपोज, ऐसे। तो जो वैल्यू आएगी वो एडजॉइंट, शॉर्ट में लिख रही हूँ ये तो मैं, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। वो ए का एडजॉइंट कहलाएगा। इसका यूज हम कहाँ करेंगे, हम करेंगे ए इनवर्स निकालने में, जो कि हमारा होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब नीचे 0 कभी भी नहीं आता, हमने रैशनल नंबर शुरू से पढ़ा है, तो बशर्ते डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ एक और डेफिनेशन आ जाती है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो वो मैट्रिक्स हमारा कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है, बात समझ आ गई। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब वो नॉन जीरो होगा तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, जो कि इस तरीके से ही हम निकाल सकते हैं। ये यहाँ बता दिया मैंने और कोफैक्टर इससे पहले बता दिए हैं। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी है कि किसी डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट पर फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरचेंज का मतलब होता है ट्रांसपोज, तो किसी भी मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। अगर किसी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे, फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये ए है जिसका डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 4 -6 यानी -2। इसकी एक पेयर की रो को आपस में ना इंटरचेंज कर दो, 3 4 को वहाँ ले जाओ, 1 2 को यहाँ ले आओ,
तो जो नया डिटर्मिनेंट आएगा ना वो इसका नेगेटिव आएगा, 6 - 4 2। ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की एक पेयर ऑफ रो को या एक पेयर बोल रही हूँ मैं, पेयर का मतलब 2 ऑफ कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है उस पर हमारा क्वेश्चन 1 मार्क का बनता है कि अगर 2 रो या कॉलम, अगर 2 रोज और कॉलम्स, 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल या इक्वल, ठीक है, तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की होती है 0। फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने ले लिया, ध्यान देना 1 2 3 2 4 6 0 5 -1। ध्यान से देखो, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6, रेशो निकाल लो ना, इनकी रेशो सेम है, तो ये डिटर्मिनेंट 0 आएगा बिना एक्सपेंड करे। आप इसमें से 2 कॉमन ले लो, पहले कॉलम में से, सेकंड रो में से 2 कॉमन ले लो, तो ऊपर वाला तो एज इट इज रह गया 1 2 3, फिर ये हो गया 1 2 3 0 5 -1, 2 कॉलम 2 रो एक सी हैं, तो ये पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 3 प्रॉपर्टी तो ये हैं। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर के n है या 3 है और उसको किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करके मैं डिटर्मिनेंट निकालती हूं, तो वो k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होता है, और इस पर भी 1 मार्क का क्वेश्चन आपका बनता है। जैसे सिंपल, जल्दी से मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देती हूँ। a है और a हमने ले लिया 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा, अभी आया है हमारा -2। अब a को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, 5a का डिटर्मिनेंट बनेगा 5 10 15 20 25 जा 100 -150 यानी -50। ध्यान देना मेरी बात पर, इसका ऑर्डर कितना है 2, a का डिटर्मिनेंट कितना है -2, इसको मैं लिख दूं 25 गुणा -2, कोई गलत नहीं है। 25 को मैं लिख दूं 5 का स्क्वायर, -2 का मतलब है a का डिटर्मिनेंट। तो ध्यान दो, इस मैट्रिक्स को मैंने k यानी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो उसकी पावर n यानी कि इसका ऑर्डर आ गई इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट की क्या खासियत होती है कि जब हम इसमें से कॉमन लेते हैं, ध्यान देना, मैट्रिक्स को तो एक ही नंबर से पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे मैट्रिक्स में से सिंगल कॉमन लेते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में जब कॉमन लेते तो एक रो में से एक कॉमन आएगा, दूसरी रो में से दूसरा, तो 5 यहां से बाहर आएगा। अगर मैं इसको बिना एक्सपेंड करूं तो ये बन गया 1 2 और 15 20, फिर 5 इसमें से बाहर आएगा तो 5 2 बार बाहर आएगा और ये वही मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इस रिजल्ट को आपने ध्यान रखना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मान लो मैंने कह दिया कि अगर a का डिटर्मिनेंट 4 है और a का ऑर्डर 2 है, तो आपने क्या निकालना है, आप निकाले 5a का डिटर्मिनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू a का डिटर्मिनेंट 25, a का डिटर्मिनेंट 4 और ये हो जाएगा 100। तो 1 मार्क के लिए ये प्रॉपर्टी आपकी बड़ी काम की है। 1-2 प्रॉपर्टी मैंने स्किप कर दी, उनकी 1 मार्क में कोई खास ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। और यहाँ पर एक और टॉपिक यहाँ आ रहा है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टिसेज आपको 2x2 में दे रखे हैं। मान लीजिए ये है x1 y1, दूसरा है x2 y2 और c के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3, तो उसका आपने एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका एक डिटर्मिनेंट से बनेगा, कैसे, x1 y1 1, x2 y2 1 और भाई x3 y3 1। अगर ये किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेज हैं 2 डायमेंशन में, तो हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेना, तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है। माइनस और कोफैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। एक्सरसाइज 4.2 में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, जिसके क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। उनको अप्लाई करना, कहाँ अप्लाई करना? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन दे दी जाएगी, ये 6 मार्क्स में आपका क्वेश्चन है। मैंने इसकी काफ़ी प्रैक्टिस भी करा दी है प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी, प्री बोर्ड में भी। तो इसको सॉल्व करना है। अब ये सिस्टम या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब इसका सॉल्यूशन होगा या तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, या फिर इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं कराने जा रही हूँ, जस्ट मैं आपको थोड़ी डिटेल बता रही हूँ कि हम इसको Ax = B की फॉर्म में लिख सकते हैं। A हमारा इन कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनेगा। सबसे पहला काम आपका होगा X हमारा एक कॉलम मैट्रिक्स होगा जो XYZ को दिखाएगा, B एक कॉलम मैट्रिक्स होगा जो इनको दिखाएगा। हो गया। अब आपका सबसे पहला काम होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A को चेक करना। अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो आपका A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और आप X = A इन्वर्स B करके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, कर लेना। लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो आपका A इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, उस कंडीशन में भी एडजॉइंट तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ A इन्वर्स इससे पहले मैं बता चुकी हूँ। A इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट होता है नो कोफैक्टर को निकाल, नो नहीं जितने भी कोफैक्टर्स हैं उनको निकाल कर उनका ट्रांसपोज ले लेना। A इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस केस में आप एडजॉइंट A निकाल कर उसको B से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपकी ये वैल्यू नॉन जीरो आ जाए, ध्यान देना, डिटर्मिनेंट A 0 नॉन जीरो आ गया तो A का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन आ गया, द क्वेश्चन इज डन। लंबा पड़ेगा, आपने सॉल्व करना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम ये प्रोडक्ट निकालेंगे। ये प्रोडक्ट अगर नॉन जीरो है तो सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है और ये सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। दूसरा केस इसमें क्या होगा कि अगर आपका एडजॉइंट ऑफ A B से मल्टीप्लाई करके 0 आ जाता है तो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट भी हो सकता है, जिसमें आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। वो सॉल्यूशन कैसे आएंगे, हम इनमें से मान लिया ऐसा हो गया, ये मैं बता देती हूँ। हम इनमें से किसी एक वेरिएबल को k मान लेंगे। मैंने मान लिया z k के बराबर है तो पहली इक्वेशन बनेगी 3x - 2y + 3k = 8। दूसरी बनेगी 2x + y - k = 1। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे। कैसे करोगे? इस 3k को उठाकर इधर ले जाओगे, इस k को उठाकर इधर ले जाओगे। अब ये कांस्टेंट हो गया, ये x y में इक्वेशन हो गई। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान देना मैं क्या कर रही हूँ, एलिमिनेशन मेथड कर रही हूँ। 2 दूनी 4, 2 2 और 2 माइनस कर दो, माइनस नहीं करना, ऑलरेडी है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 7x बराबर है 10 - k। x की वैल्यू आ जाएगी 10 - k/7। ध्यान देना, z को कहाँ लिया था भाई मैंने, k, z को मैंने k लिया था, ये x आ गया। x की वैल्यू को इसमें रखना, y आ जाएगा, तीनों k में आ जाएंगे। k क्या है? कोई भी रियल नंबर है। तो जैसे जैसे k की वैल्यू चेंज होगी x y z की वैल्यू चेंज होगी और ये हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। ये आगे जाके पता लगता है कि सॉल्यूशन यहाँ एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है यहाँ और हमारा ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर में मिलेगा और अगर 6 नंबर में मिलता है तो 99.9% आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और उसे आप इस तरीके से निकालोगे। देखो, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में से 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है वो 3 केस हैं। पहला है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैं बता चुकी हूँ, आपको चॉइस मिलेगी, और दूसरा भी मैट्रिक्स में से आएगा, वो डिटर्मिनेंट हो सकता है। तीसरा ये होगा
ठीक है, ये भी 6 मार्क्स का है। तो अगर डिटर्मिनेंट की 4.2 एक्सरसाइज आपको नहीं भी आ रही है तो आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। दोनों इंटरनल चॉइस में मिलेंगे तो एक आप जरूर कर सकते हो। ठीक है, ऐसा बहुत कम होगा कि दोनों ही डिटर्मिनेंट की मिल जाए आपको, बहुत कम क्या नहीं होगा। ठीक है, हम पॉजिटिविटी लेकर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंट दूंगी। 4a 3/3 का मैट्रिक्स है, शो दिस रिजल्ट होल्ड्स। पहले तो आपने क्या दिखाना है कि ऐसा है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो अब आप इसको ऐसे नहीं करना बच्चों की तरह, सबसे पहले a दे रखा है, आप निकालना a² यानी a इंटू a का मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट से एक मैट्रिक्स आएगा, उसको नोट कर लेना। इसके बाद आप निकालना a³ जो कि बनेगा a² गुणा a² यहाँ से आ गया, उसको लिख देना और a की वैल्यू, उससे एक और मैट्रिक्स आ जाएगा। अब वहाँ पर आप जाओगे, पूरा लोगे आप सिस्टम को, लेफ्ट हैंड साइड आप इसकी लोगे, a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i। ठीक है, यहाँ आप वो वैल्यू रखोगे जो a³ से आई है, माइनस 6 लगाकर a² रखोगे, प्लस 5 लगाकर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स a रखोगे और 11 लगाकर उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखोगे जितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे, सिंपल एडिशन है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आएगी। नहीं आ रही है तो आपने कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी। तो पहला पार्ट तो आपका ये हो जाता है कि शो दैट। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन बड़े ध्यान से आपने करनी है। इसके बाद का कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझो, हैंस फाइंड ए इनवर्स। यहाँ कई बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, सोचते हैं कि एडजॉइंट से निकाल दें। हैंस का मतलब है कि जो रिजल्ट अभी आपने प्रूव किया है उसी को यूज करते हुए आपने इनवर्स निकालना है। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूं। अब हमें ये पता लग गया कि a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई होता है। प्री माने उस नंबर को पहले लिखना, पोस्ट माने उस नंबर को बाद में लिखना। प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स बोथ साइड्स, वो आप साइड्स वाइड्स लिख लेना। बहुत ध्यान से देखना है। a इनवर्स a³ के साथ लिखा, 6 को अलग ले लो कांस्टेंट से, कोई फर्क नहीं पड़ता। a इनवर्स a² के साथ लिखा, a इनवर्स a के साथ लिखा और a इनवर्स i के साथ लिखा और a इनवर्स 0 मैट्रिक्स के साथ लिखा। मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत ध्यान से देखना, सिंपल अलजेब्रा है। a की पावर -1 है और 3 है तो ये तो बन गया a²। 6 a की पावर -1 है और 2 है तो 2 में से 1 गया, 1a बच गया। अब ये रिजल्ट याद करो, जब मैंने आपको इनवर्स बताया तो मैंने बताया था कि b की a से प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी हो तो b a का इनवर्स कहलाता है। यानी कि किसी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स की गुणा हमेशा आइडेंटिटी आती है। तो ये 5i बन गया और a इनवर्स को आइडेंटिटी का रोल वही होता है जो 1 का होता है, तो ये a इनवर्स और ये 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे बढ़ूँ, ये है a इनवर्स जो हमने निकालना है। इसको तो यहीं रखो, बाकी को राइट में ले जाओ अलजेब्रा की तरह। इसको यहीं रखो। 11a इनवर्स, 0 को हटा दो, 0 हो गया। ये उधर जाएगा -a², ये उधर जाएगा प्लस 6a, ये उधर जाएगा -5i। हमें a इनवर्स चाहिए तो 11 को भी हटा दो, राइट में ले जाओ, तो a इनवर्स हो जाएगा 1/11 इंटू -a² प्लस 6a माइनस 5i। अब आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। a² आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, 6a माइनस 5i ये पूरी वैल्यू निकाल कर उसको 11 से डिवाइड कर देना तो आपका a इनवर्स आ जाएगा। ये 6 मार्क्स का 100% क्वेश्चन बनता है, क्योंकि पहले आप इसको प्रूव करोगे और फिर इसको इसी की हेल्प से आप a इनवर्स निकालोगे, इस कैलकुलेशन को फिर से करोगे। तो
तो 6 मार्क्स के लिए इसको तैयार करें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को तैयार करें, और जो बच्चा कोई रिस्क ना लेना चाहे तो वो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन भी तैयार करे, वरना इन दोनों में से एक की सर्टेनिटी बनती है। तो बेटा जी ये मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की है कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को थोड़े समय में पूरे तरह से मैं कवर कर पाऊँ, 1 मार्क के 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बता पाऊँ। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, अपने डाउट्स वहाँ मुझसे शेयर करें, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें मेरे लेक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।